राधे राधे दोस्तों। तो मैं आज क्लास 12th बायोलॉजी मानव जनन का लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूं और आज मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं दो टॉपिक पर। एक चर्चा करूंगा शिश्न पर और दूसरा चर्चा करूंगा वीर्य पर। मैं पिछले दिन मैंने चर्चाएं की थी नर जनन तंत्र पर। नर जनन तंत्र के और सभी भागों पर मैंने इन डिटेल इन डेप्थ चर्चाएं कर दी थी और आज का जो नर जनन तंत्र का आखिरी भाग है और टॉपिक है उसका नाम है शिश्न। शिश्न पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। शिश्न पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। शिश्न को अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं। कहता है यह पुरुषों में पाया जाने वाला बेलनाकार व उत्थानशील मैथुनांग है। ये पुरुष में पाया जाता है, ये नर जननांग है और ये नर जननांग है इस प्रकार ये बेलनाकार होता है। बेलनाकार होने के साथ साथ उत्थानशील होता है, अर्थात नॉर्मल जब सामान्यतः यह नॉर्मल स्थिति में होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो ये उत्थानशील हो जाता है। यह उत्थानशील मैथुनांग है, अर्थात नर तथा मादा के बीच संबंध बनाने में ये बहुत ही योगदान देता है। यह वृषण कोश के ऊपर उदर गुहा से लटका रहता है। यह त्वचा से ढका हुआ होता है। यह त्वचा से ढका हुआ होता है और 3 भागों में विभक्त होता है। सबसे ऊपर वाले को शिश्न मूल या रूट ऑफ पेनिस कहते हैं। यह मूत्रोजनन तंतुपट से लगा शिश्न का समीपस्थ भाग है। मूत्रोजनन तंतुपट से लगा शिश्न का समीपस्थ भाग है। शिश्न का समीपस्थ भाग देवी और सज्जनों शिश्न मूल है। शिश्न मूल के बाद शिश्न काय है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, अगर ये मान लीजिए वृषण कोश है तो इस जगह का जो भाग है ये वाला भाग, तो इस वाले भाग को शिश्न मूल कहा जाता है। उसके बाद ये मुख्य भाग जो इतना लंबा सा मुख्य भाग है इसे शिश्न काय कहते हैं। और आगे आइएगा तो इस प्रकार उभरी हुई फूली हुई संरचना बन जाती है। जिस उभरी हुई फूली हुई संरचना को शिश्न मुंड कहते हैं। जिस उभरी हुई फूली हुई संरचना को शिश्न मुंड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। शिश्न मुंड जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है शिश्न काय से, इस स्थान को कोरोना कहते हैं। शिश्न मुंड जिस स्थान से शिश्न काय से जुड़ा हुआ होता है इसके आधार को कोरोना कहा जाता है। इसके आधार को कोरोना। इस कोरोना वाले आधार पर जो शिश्न का ऊपर त्वचा है यह फोल्ड होने वाला होता है, अर्थात मुड़ने योग्य होती है। और इस त्वचा के मुड़ने योग्य जो भाग है इसे प्रीप्यूस कहा जाता है। इसे प्रीप्यूस कहते हैं या शिश्नाग्रक्ष कहते हैं। प्रीप्यूस कहते हैं या शिश्नाग्रक्ष कहते हैं। ये चीजें है। और इसके जगह पर एक सफेद, ये जो आपका कोरोना वाला भाग है जहां पर फोल्डेड हो रहा है, नीचे वाला उतकीय संरचना और ऊपर वाला त्वचा संरचना जहां पर फोल्डेड होती है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं, उस दोनों के जोड़ वाले स्थान पर एक सफेद पदार्थ का स्रावन होता है। जिस सफेद पदार्थ को अस्फेग्मा कहते हैं। और इस सफेद पदार्थ में जब जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो इससे दुर्गंध आने लगती है। इस सफेद पदार्थ में जब जब जीवाणु का संक्रमण होगा, अर्थात सही से सफाई नहीं होगी, तब तब इससे दुर्गंध आएगा और उस सफेद पदार्थ को अस्फेग्मा कहा जाता है। यहां तक क्लियर। शिश्न का सबसे निचला भाग शिश्न मुंड होता है। यह शिश्न का शिखर भाग है। यह शिश्न का शिखर भाग है और इसी पर मूत्र जनन छिद्र उपस्थित होता है, अर्थात उसी से मूत्र भी बाहर निकलता है और उसी से वीर्य भी बाहर निकलता है। अर्थात शिश्न एक है, काम 2 करता है। मूत्र को भी निकालने का काम करता है और वीर्य को भी बाहर निकालने का कार्य करता है। इसीलिए इसे मूत्रोजनन पथ कहते हैं।
इसीलिए इसे मूत्रोजनन। इसी रास्ता से वीर्य भी आ रहा है और इसी रास्ता से मूत्र भी आ रहा है। तो शिश्न मुंड सबसे बाहरी भाग, यह शिश्न का शिखर भाग है। शिश्न की संरचना, शिश्न को अगर ऑब्जर्व कीजिएगा, हमने इस प्रकार बताई शिश्न को ऑब्जर्व कीजिएगा तो सबसे बाहर त्वचा होता है। त्वचा भी दो भागों में बटा होता है, बाहर वाले त्वचा को बाह्य त्वचा और अंदर वाले को अधो त्वचा कहते हैं। बाहर वाले त्वचा को बाह्य त्वचा कहा जाता है और अंदर वाले त्वचा को अधो त्वचा कहा जाता है। बाहर वाले त्वचा को बाह्य त्वचा और अंदर वाले त्वचा को अधो त्वचा कहा जाता है। इसके क्योंकि जब ये कोई संरचना है, इसमें रक्त का प्रवाह होगा, रक्त जाएगा धमनी के द्वारा और आएगा शिरा के द्वारा, और इसी कोटर में रक्त भरने के कारण ये शिश्न उत्थानशील अवस्था में चला जाता है। ये आपका पृष्ठ धमनी है, ये पृष्ठ धमनी जहां से इसमें रक्त प्रवेश करेगा। उसके अलावा ये अधर शिरा है। तो इसके अंदर के संरचना को बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और ये जो दो भाग है इसे कार्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है। और शिश्न लचीला होता है, तो लचीला होने का कारण है ये बना होता है लचीला एरियोलर उत्तक का। शिश्न बना होता है लचीला एरियोलर उत्तक का बना हुआ है। ये कार्पस स्पोंजियोसम है और कार्पस स्पोंजियोसम के बीच से ही मूत्र मार्ग निकलती है, अर्थात यहीं से मूत्र बाहर आता है। ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, दोनों के बीच में जो पट्टी होती है उसे मध्य पट्टी कहते हैं। इस दोनों के बीच में जो पट्टी होती है उसे हम मध्य पट्टी कहते हैं। दोनों के बीच में जो पट्टी होती है उसे मध्य पट्टी कहा जाता है। फिर से समझिए शिश्न की संरचना। शिश्न बाहर चारों तरफ से त्वचा द्वारा ढका होता है, और ये त्वचा भी दो परतों में डिवाइडेड होती है। बाहरी त्वचा को बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा को अधो त्वचा कहते हैं, और दोनों मिला करके त्वचा कहा जाता है। इसमें रक्त भरने के लिए जो धमनियां होती है वो पृष्ठ पर उपस्थित होती है, इसीलिए उसे पृष्ठ धमनी कहते हैं, इसीलिए उसे पृष्ठ धमनी कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारी संरचनाएं हैं। ये जो है इसमें एक अस्तर होता है जिसे बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। 3 परतों आकुंचक पट्टी से बना होता है। आकुंचक पट्टी कहने का तात्पर्य होता है, आकुंचक पट्टी कहने का तात्पर्य क्या है बाबू रे? तो ये बात दर्शाने का कार्य करता है कि इसमें 3 प्रकार की पट्टी है, अर्थात ये संकुचित हो सकता है, और अर्थात आकार इसका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, उसके जस्ट बगल में होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और उसके बाद लचीला एरियोलर उत्तक की बनी हुई है। उसके बाद लचीला एरियोलर उत्तक की, और यहां पर है अधर त्वचा, और यह है कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम के बीच से ही मूत्र मार्ग निकलता है, जहां से मूत्र शरीर से बाहर आती है। इसके बाद शिश्न के बाद है वीर्य। वीर्य क्या चीज है? तो जब संभोग करता है, संभोग क्या होता है? अर्थात मैथुन मतलब जब कोई नर मादा के साथ अर्थात कोई पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसी को कहते हैं संभोग। और संभोग के समय जब पुरुष चरम सीमा का अनुभव करता है, चरम सीमा का अनुभव, इसमें अनंत सुख की अनुभूति होती है। संभोग के समय जब पुरुष चरम सीमा का अनुभव करता है तब उसके शिश्न मुख से एक सफेद तरल पदार्थ योनि में छोड़ दिया जाता है, और जिसे वीर्य कहते हैं। तो क्या है? संभोग के समय जब कोई नर किसी मादा से संबंध बनाता है और उसे चरम सुख की अनुभूति होती है, तो उसके शिश्न मुख से एक सफेद तरल पदार्थ उसके योनि में छोड़ दिया जाता है, जिसे वीर्य कहते हैं।
वीर्य का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच अर्थात 7.4 लगभग होता है, अर्थात वीर्य क्षारीय होता है। एक अस्खलन में अगर एक बार संबंध बनाए और एक बार स्रावित हो क्या चीज, वीर्य, वो स्रावित होगा 3 से 3.5 ml और इसी 3 से 3.5 ml वीर्य में लगभग 20 से 25 करोड़ शुक्राणु अवेलेबल होता है। अब बताते हैं वीर्य का कार्य क्या है। वीर्य क्या करता है, हमारे बॉडी में वीर्य का काम क्या क्या है, तो जान लीजिए। सबसे पहला, यह शुक्राणु को सुरक्षित मादा के योनि में स्थानांतरित कर देता है। पहला काम है यह सुरक्षित मादा के योनि में शुक्राणु का स्थानांतरित। दूसरा, इसमें फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, सेमिनोजेलिन होता है। ये सब पदार्थ जो है ये शुक्राणु को पोषण देने का और गति करवाने का काम करता है, अर्थात सक्रिय करता है। यह शुक्राणु का पोषण करता है और उन्हें सक्रिय करता है। यह नर के मूत्र वाहिनी व मादा के योनि की अम्लीयता को कम करता है, अर्थात वीर्य क्षारीय होता है और मादा के योनि से भी मूत्र का स्रावन होता है, मूत्र बाहर आता है और नर के शिश्न से भी मूत्र बाहर आता है और मूत्र अम्लीय पीएच का होता है। इसीलिए उस अम्लीय पीएच को नष्ट करना है, समाप्त करना है, उसे क्षारीय होना पड़ेगा और वीर्य क्षारीय होता है। ये नर के मूत्र वाहिनी व मादा के योनि की अम्लीयता को कम कर देता है। अगला है यह योनि मार्ग को चिकना व नम बनाता है और ये बहुत चिकना होता है और चिकना होने के कारण जब योनि मार्ग में जाता है उसे चिकना बना देता है। और चिकना बनाने का कारण है कि जब मैथुन कर रहा हो तो उस समय चिकनाहट रहे, किसी भी प्रकार का चोट ना लगे, इसके लिए ये योनि मार्ग को चिकना बनाता है और नम बनाए रखता है। क्योंकि अंदर वाला त्वचा बहुत ही कोमल होता है और वो कोमल अगर रुखरा होगा तो कोमल त्वचाएं छिल जाएगी और वो छिलने से बचने के लिए ये योनि मार्ग को चिकना हुआ नम बना देता है। तो वीर्य का कार्य है उसे चिकना भी बना देना और नम बना देना। और चिकना किसके कारण होता था, तो सलेस्मा जैसी पदार्थ कॉपर ग्रंथि स्रावित करती थी, उसी कारण वो चिकना और लसलसा होता है। वीर्य का ये कार्य है। तो मैंने अभी तक चर्चाएं की है कि शिश्न क्या है और वीर्य क्या है और वीर्य का कार्य क्या है। अब चर्चा करेंगे कि नर जनन तंत्र में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो जाती है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर दे। क्या क्या सावधानियां बरतने का जरूरत है। नर जनन तंत्र में कौन कौन सी अनियमितता होती है, अर्थात कौन कौन सा रोग हो जाता है जिससे संतान उत्पन्न करने में दिक्कतें होती है। सबसे पहला है प्रोस्टेटोमीगेली। प्रोस्टेटोमीगेली कौन सी अनियमितता है, तो यह है नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र में इस जगह पर होता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि केवल एक होता है और यह अखरोट के आकार का होता है। जब कोई नर 40 से 45 वर्ष का होता है, यह नहीं है कि सब में होगा, कुछ पुरुषों में, जब कुछ पुरुष 40 से 45 वर्ष के होते हैं तो इनके प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है और सूजन होने के कारण यह मूत्र मार्ग पर दबाव देने लगता है। और जब मूत्र मार्ग पर दबाव देने लगता है तो मूत्र उत्सर्जन में दिक्कत होती है और मूत्र उत्सर्जन में दिक्कत होगा तो जाता है डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। तो डॉक्टर कहता है कि आपके प्रोस्टेट ग्रंथि को काट करके बाहर निकालनी होगी। और आखिरी में डॉक्टर ऑपरेशन करके प्रोस्टेट ग्रंथि को बाहर निकाल देते हैं। और ये जो रोग होती है, अनियमितता होती है, उस रोग और अनियमितता को प्रोस्टेटोमीगेली कहते हैं। प्रोस्टेटोमीगेली कहते हैं। ध्यान से समझिए फिर से एक बार कि प्रोस्टेटोमीगेली कौन सा रोग है। तो जब कोई नर 40 से 45 वर्षों का होता है, ये सभी नरों की बात नहीं है,
तो जब किसी नर में 40 से 45 वर्ष का हो जाता है, जब कोई नर 40 से 45 वर्ष का हो जाता है तो उसके प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है, अर्थात ये अपना आकार बढ़ा लेता है और सूजन होने के कारण मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है, जिससे मूत्र उत्सर्जन में दिक्कतें होती है और इसके लिए डॉक्टर इसे काट करके बाहर निकाल देते हैं, जिस समस्या को प्रोस्टेटोमीगेली कहते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस। अगला है इम्पोर्टेंस। तो जब कोई नर है और किसी नर में शिश्न के खड़ा होने की क्षमता समाप्त हो जाती है, जब शिश्न का खड़ा होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो इसे बोलते हैं इम्पोर्टेंस। इसे कहते हैं बाबू इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस कौन सा रोग है? जब नर शिश्न में खड़ा होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो उसे इम्पोर्टेंस कहते हैं। और वंध्यता जब नर शिशु अपने माता के गर्भ में होता है और 5 से 7 माह का होता है, जब 5 से 7 माह का होता है उसके लैंगिक कोशिका से एक हार्मोन का स्राव होता है, जिस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन वृषण, जब भी वो गर्भ में होता है उस समय वृषण कोष में नहीं होता है, वो उदर गुहा में होता है और ये हार्मोन लैंगिक कोशिका से स्रावित होकर के वृषण को उदर गुहा से निकाल करके वृषण कोष तक पहुंचाती है। अगर किसी कारणवश टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन नहीं हुआ, टेस्टोस्टेरोन का स्रावन नहीं होने के कारण उस बच्चे का वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में नहीं आएगा और वृषण कोष में नहीं आएगा तो शुक्राणु बनाने के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। चूंकि गर्मी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, शुक्राणु निर्माण नहीं होगी और जब शुक्राणु निर्माण नहीं होगा वो आदमी बंद हो जाएगा और इस रोग को कहते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म नामक रोग, वृषण गोपनीयता नामक रोग कहते हैं, क्रिप्टोकॉर्डिज्म नामक रोग कहते हैं। तो ये 3 अनियमितता थी नर के जनन तंत्र में, प्रोस्टेटोमीगेली, इम्पोर्टेंस, वंध्यता। प्रोस्टेटोमीगेली, इम्पोर्टेंस और वंध्यता, ये तीनों रोग है नर के जनन तंत्र में। तो मैंने नर जनन तंत्र को इन डिटेल इन डेप्थ समझा दिया है। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो मादा जनन तंत्र का होगा। नर जनन तंत्र थोड़ा लंबा है, इन डिटेल इन डेप्थ है। मादा जनन तंत्र में इतनी समय नहीं लगेगी। मादा जनन तंत्र ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर का होगा, इसमें 4 लेक्चर लग गया है लगभग, और मादा जनन तंत्र मात्र 2 लेक्चर का होगा। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए बायोलॉजी महाराज सर के साथ।